Hello students, in previous lecture we discussed about the numericals of exercise and in-text. Today we will discuss about the solubility of solid in liquid. Means when we dissolve any solid solute in liquid solvent, then the solid कितना dissolve होगा it depends upon some factor. मीन्स सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व होगा वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन हो सकता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, आप लोग ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में ली चैटेलियर प्रिंसिपल का स्टडी किया। मान लो मैं एक सॉलिड को डिसोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्यूट, सॉलिड इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। सपोज वी आर डिसोल्विंग वन सॉलिड सॉल्यूट इनटू लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड वी आर गेटिंग सॉल्यूशन. Now you know very well that if process is exothermic, then reaction will move backward due to increase in temperature, and if process is endothermic, then temperature increase करने से reaction forward direction में जाएगा. अब suppose हमारा process exothermic है और means ये solution बनने का process, मतलब ये solute को solvent में dissolve करने का process यदि exothermic है, if process is एक्सोथर्मिक, तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. बैकवर्ड मतलब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जाएंगे, मतलब सॉल्यूट कम डिसोल्व होगा. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. एंड इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, देन टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मीन्स सॉल्यूशन बनता है, मीन्स सॉल्यूट ज़्यादा डिसोल्व होता जाता है. उसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्यूट ज़्यादा डिसोल्व होगा. इट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. सो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के दो रिलेशन हुए. It depends whether the reaction is endothermic or the reaction is exothermic. So solubility of solid in liquid depends upon temperature only. Second factor यदि हम बात करें, second pressure. So pressure का जो इफेक्ट है वो solubility पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. Pressure has no effect on solubility of solid in liquid because solid is non-compressive, so solid पे solubility का कोई इफेक्ट नहीं होगा. Now second हम टाइटल लिखे solubility of gas in liquid. मतलब जब हम गैस को लिक्विड में डिसोल्व करेंगे तब वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा. तो सबसे पहले मान लो हमने एक बीकर में लिक्विड सॉल्वेंट लिया और वो जो लिक्विड है उसमें हमने ये गैस डिसोल्व कर दिया. कैसे डिसोल्व किया, तो ये गैस पहले ऊपर था, ऊपर से हमने इसे प्रेशर लगाया तो गैस अंदर डिसोल्व हो गया. अब मान लो इस बीकर को हम नीचे से हीट करते तो वो जो गैस डिसोल्व हुआ है वो फिर से बबल आउट होके बाहर चला जाएगा. उसका मतलब हीट करने से मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस बाहर चला गया मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई. सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. इसमें हमें कोई दूसरा कुछ अप्लाई नहीं करना है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी फॉर गैस, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस बाहर चला जाएगा. और प्रेशर तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस डिसोल्व होता जाएगा. सो फॉर गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility. Pressure
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो ये दो फैक्टर हमने देखे, टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और आगे हमने जो देखा वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसमें सिर्फ टेम्परेचर की इफेक्ट होती थी डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता था। अब देखिए ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया विच इज़ नोन एज हेनरीज लॉ, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसे हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, थियोरिटिकल पोर्शन में भी इम्पोर्टेंट है और उसके बेस पे बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अब हेनरीज लॉ में क्या है, तो हेनरी नाम का जो साइंटिस्ट था, ही गेव द रिलेशन बिटवीन, ही गेव द रिलेशन बिटवीन, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द solubility of gas in liquid, मतलब गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए उसने रिलेशन दिया विच इज़ नॉन एज हेनरीज लॉ। और उसने क्या रिलेशन दिया, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी मतलब गैस कितना डिजोल्व होता है, गैस मतलब सॉल्यूट कितना डिजोल्व होता है, कितना मतलब उसके मोल या तो फिर उसका वेट, उसने क्या लिया, उसके मोल फ्रैक्शन लिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की अमाउंट उसने मोल फ्रैक्शन में ली इन लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to the mole, is directly proportional to the partial pressure, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर, आपने 11th में देखा था, ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। फिर से देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब गैस कितना डिजोल्व होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। मतलब इस लिक्विड में मान लो मुझे गैस को डिजोल्व करना है, इसमें मैंने ये लिक्विड लिया, उसमें कोई गैस को मुझे डिजोल्व करना है, तो वो गैस कितना डिजोल्व होगा, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। किसके प्रेशर पे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन के बाहर जो गैस है ना, ये वो कितना प्रेशर लगा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगा, और प्रेशर कम लगेगा तो डिजोल्यूशन कम होगा। तो हेनरी के लॉ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी मतलब गैस कितना डिजोल्व होगा, तो उसने सॉल्युबिलिटी कौन से यूनिट में ली थी, तो मोल फ्रैक्शन के, मतलब प्रेशर ज़्यादा तो अंदर गैस के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा विच इज़ कोल्ड के एच। ये जो के एच है, पहले लिखते हैं एक्स इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, एक्स इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और जिसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। P इज पार्शियल प्रेशर एंड KH इज हेनरीज कांस्टेंट, इसे हम बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट। तो ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये रिलेशन को लेके आपको इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। आइए हम इसका एक ग्राफ देखें कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ले ले और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, तो ग्राफ कुछ ऐसा हमें मिलेगा कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम ग्राफ के प्रेशर इंक्रीज किया ये, या तो फिर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की, प्रेशर इंक्रीज, या तो प्रेशर इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज।
सो इट इज़ हेनरीज लॉ। क्या सीखा हमने हेनरीज लॉ में? गैस कितना डिजोल्व होगा लिक्विड में डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। सो इट इज़ हेनरीज लॉ। इसमें हमें कुछ एक नोट करना है कि एक रिलेशन, ये जो मैंने के एच के बारे में आपको बताया, के एच, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। के एच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस। मतलब के एच की वैल्यू टेम्परेचर और गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। गैस चेंज हो जाएगा तो भी के एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन के लिए भी अलग होगी और हीलियम के लिए भी अलग होगी, और हाइड्रोजन के लिए भी अलग अलग टेम्परेचर पे के एच की वैल्यू अलग होगी। सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस। दूसरा, के एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आगे आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज होगी ना, गैस बाहर बबल आउट हो जाता है। सो के एच और सॉल्युबिलिटी के बीच में भी क्या रिलेशन हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस रिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेस पे आपको बोर्ड में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। कुछ गैस की अलग अलग के एच की वैल्यू दी होगी और बोला होगा कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो आप क्या करेंगे? के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो ये हो गया के एच के बारे में। और आगे जाके आपको दिया है इसमें एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ हेनरीज लॉ में हमने क्या सीखा कि जितना प्रेशर ज़्यादा उतना गैस ज़्यादा डिजोल्व होगा। मीन्स प्रेशर इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो ये हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इन सोडा वाटर। मीन्स जब सोडा वाटर बनाया जाता है तब CO2 को हायर प्रेशर पे वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, तभी वो डिज़ोल्व होगा। CO2 इज़ गैस, सो प्रेशर अप्लाई करके उसे डिज़ोल्व किया जाता है। सो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सेकंड एप्लीकेशन कि वो जो सी डाइवर होते हैं यूजेस हीलियम विथ ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। सी डाइवर्स जो होते हैं वो अपने साथ जो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं उसके अंदर हीलियम भी होता है। मीन्स सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होता, अदरवाइज हमारे लिए रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, बट दे फिल हीलियम विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसका रीज़न क्या है? वो जब पानी के अंदर जाता है ना तब अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। अंडर वाटर प्रेशर इंक्रीज, आपको पता है हाइट पे जाने से प्रेशर डिक्रीज होता है, तो अंडर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो प्रेशर इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। अब क्या होगा? उसके बॉडी में पूरा गैस ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा ब्लड में, और इसीलिए मान लो वो अंदर गया तो अंदर उसके ब्लड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो ये ब्लड में डिजोल्व हो गए। अब जैसे ही वो सरफेस पे आएगा, सरफेस पे प्रेशर क्या होगा? कम, तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। मतलब जो गैस डिजोल्व हुआ वो बाहर निकलने लगेगा, और बाहर निकलते निकलते उसकी ब्लड की जो कैपिलरीज होती है उसमें बबल क्रिएट कर देता है, और बबल क्रिएट करने से वो कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, और दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बैंड। इस सिचुएशन को बोलते हैं बैंड। इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन। और इसी वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन अंदर ज़्यादा डिजोल्व हो गया था और बाहर निकलने से प्रेशर कम हुआ सरफेस पे, जैसे ही वो सी डाइवर बाहर आया प्रेशर डिक्रीज हो गया, नाइट्रोजन बाहर आने लगा, तो अंदर बबल क्रिएट हो गए, तो इट इज़ पेनफुल कंडीशन। तो वो लोग ने क्या किया? हीलियम अंदर भर दिया। अब हीलियम जो है ना, इट इज़ लेस सॉल्युबल,
नाइट्रोजन ब्लड में ज़्यादा डिजोल्व होता है। आप टेक्स्ट बुक में KH की वैल्यू दी है, नाइट्रोजन का KH कम होगा तो इट इज़ मोर सॉल्युबल, हीलियम का KH ज़्यादा है सो इट इज़ लेस सॉल्युबल। अब सॉल्युबल कम है तो ब्लड में कम गया होगा, और कम गया तो बाहर भी कम आएगा, और बाहर जल्दी आने लगेगा तो कोई बबल क्रिएट नहीं करेगा। और नाइट्रोजन धीरे धीरे आता है क्योंकि वो अंदर रहना चाहता है ना, इट इज़ मोर सॉल्युबल, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। और हीलियम जल्दी बाहर चलाता है सो इट डू नॉट क्रिएट एनी बबल, सो हीलियम इज़ फिल्ड विथ नाइट्रोजन। एंड लास्ट एप्लीकेशन इज़ वो जो हाइट पे रहते हैं, हायर अल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं, मतलब माउंटेन या किसी हायर अल्टीट्यूड पे रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे एट हायर अल्टीट्यूड ऑक्सीजन कम मिलता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है। सो एट हायर अल्टीट्यूड प्रेशर कम होता है। आपको तो पता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, सो ऑक्सीजन उसे कम मिलता है, और ऑक्सीजन कम मिलता है, प्रेशर डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, आपको पता है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सो प्रेशर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। सो O2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होगी तो O2 कम मिलेगा, O2 कम मिलेगा और इसीलिए वो लोग को वीकनेस आ जाती है। वीकनेस या तो फिर थिंकिंग एबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके ब्लड में ऑक्सीजन कम है, और ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, और इसलिए उसकी थिंकिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। ऐसा क्यों हुआ? वहाँ पे प्रेशर कम था इसलिए। सो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो काइंडली इसे आप नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हेनरीज लॉ के जो न्यूमेरिकल्स है उससे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।